Hi guys, welcome back to my channel UPSC or Nothing. I hope you guys are doing great. Today we are going to discuss current affairs for 26th of August 2020. But before starting the session, I would like you all to take a pen and paper and try to attend these questions so that you guys can analyze where your preparation is going and try to improve your preparation in a coming days. All right. So let's jump into the highlights of the day. The topics which we are going to discuss today are Panchayati Raj institutions, DNA technology regulation bill, Genome India project, AIIB, which is Asian Infrastructure Investment Bank, Brahmaputra River, Bonda tribe, Earth's core, Genetic Engineering Appraisal Committee. Then we have got a question on Astrosat, and at last a question on Namat Basai. So our first question of the day is: consider the following statements about Panchayati Raj institutions and choose the correct option. Our statements are: the 73rd Constitutional Amendment Act mandates 33.3% reservation for women in PRIs across the country. Second, Article 243D provides that one-fourth of the total number of seats and offices of the chairpersons in PRIs shall be reserved for women. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and none of the above. टेक अ पॉज. ओके, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन देता है विच इज़ 33.3% वुमेन को पीआरआईज विच इज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में. फिर सेकंड बोल रहा है कि 243D आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इट प्रोवाइड्स वन फोर्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड ऑफिसेज ऑफ द चेयरपर्सन फॉर वुमेन. दिस इज रॉन्ग. इट इज नॉट वन फोर्थ, इट इज वन थर्ड. ऑल राइट. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए विच इज वन ओनली. चलिए अब पीआरआईज के बारे में कुछ और भी देख लेते हैं और ये न्यूज़ में क्यों था इसलिए ये भी देख लेते हैं. पहली चीज़ तो ये कि हरियाणा गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ब्रिंग अ बिल टू प्रोवाइड 50-50 रिजर्वेशन इन पीआरआईज फॉर मेन एंड वीमेन एंड रोटेट द सीट्स अमंग देम आफ्टर ईच टर्म. मतलब ऑड इवन रूल वाला सीन यहाँ पे हो रहा है कि एक साल मेन को देंगे, एक साल विमेन को देंगे, 50-50 के रेशियो में. फिर अब पीआरआई के बारे में और देख लेते हैं कि अपना जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये तो 33.3% देता ही है, ये तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया. देखिए, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो 50% रिजर्वेशन तक देते हैं विमेन को, और वो स्टेट्स हैं अपने आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार. कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो 50% तक देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 15(3) के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को पावर देता है प्रोविजंस बनाने के लिए वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए. ठीक है, इसलिए ये स्टेट के पास पावर है, वो इस रिजर्वेशन को बढ़ा भी सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग. ठीक है. देन आर्टिकल 243D वन थर्ड रिजर्वेशन देता है, ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया है. फिर पीआरआईज के बारे में क्या है कि एक और एक स्कीम है विच इज़ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो 2018 में लॉन्च हुई थी फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथिंग द कैपेसिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. देन अनदर थिंग विच वी शुड नो अबाउट दिस इज द कि शेड्यूल 11 कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 11 है उसके अंडर में पंचायती राज की बात की गई है. ठीक है, और शेड्यूल 12 में म्यूनसिपैलिटी की बात की गई है. ठीक है. फिर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कुछ कमिटीज़ हैं जिनकी रिकमेंडेशंस की वजह से ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो ये पॉसिबल हो पाया है. जिन कुछ का नाम है जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, फिर एल एम सिंघवी कमेटी. ये कुछ कमिटीज़ के नाम हैं जो कई बार यूपीएससी क्वेश्चन में पूछ चुका है, तो आप लोगों को कमिटीज़ के नाम भी याद रखना चाहिए. आप लोग अपने लक्ष्मीकांत में अगर देखेंगे तो आपको ये सब कमिटीज़ के नाम वहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, which of the following statements is or are correct? Our statements are: it provides for establishment of national DNA data banks only. Second, the bill provides for storage of DNA profiles for both civil and criminal matters. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and none of the above. Take a pause, try to attend this question. All right. पहला जो अपना स्टेटमेंट है ये गलत है. अब ये गलत क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड रीजनल, मतलब नेशनली तो हो गई और रीजनली भी ये डेटाबेस और ये बैंक्स बनाए जाएंगे. देन द बिल प्रोवाइड्स फॉर स्टोरेज ऑफ डीएनए प्रोफाइल्स फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. दिस इज करेक्ट. सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स के लिए ही नहीं होगी प्रोफाइलिंग, वो सिविल मैटर्स में भी यूज हो सकती है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज 2 ओनली. अब इस बिल के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये अभी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि पार्लियामेंट की कमेटी थी जो इसको चेक कर रही थी, इस बिल को पढ़ रही थी, एनालाइज कर रही थी. उसने कुछ कंसर्न्स जताए हैं और बोला है कि ये जो बिल है इट कैन डू कम्युनिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग. ठीक है, इसकी वजह से कुछ कंसर्न्स हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ये बिल करेगा क्या. दिस विल बिल अलाउ द टेक्नोलॉजी टू स्टैब्लिश आइडेंटिटी ऑफ पर्सन्स इन मैटर्स ऑफ क्राइम, पेरेंटेज, डिस्प्यूट, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स. मतलब ये हर तरीके से सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में इस डेटाबेस का यूज़ किया जा सकता है. देन रीजनल और नेशनल लेवल पे ये बैंक्स क्रिएट किए जाएंगे. फिर इट कैन अब कंसर्न्स क्या हैं. कंसर्न्स ये हैं कि एक्सेस टू सच इंट्रूसिव इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी मिस यूज टू टारगेट इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज विद देयर ओन जेनेटिक डेटा. तो एक प्राइवेसी का कंसर्न निकल के आ रहा है जो ये कमिटी ने बोला है कि ये राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करेगा. अनदर थिंग इज दैट कि इट कुड इवन बी यूज टू इनकरेक्टली लिंक अ पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी टू क्रिमिनल एक्टिविटीज. एक स्टीरियोटाइपिंग करने में भी ये यूज हो सकता है ना, बाय द गवर्नमेंट. इसलिए इसके काफ़ी ऑपोजिशन झेलना पड़ रहा है इस बिल को. देन द बिल रिफर्स टू कंसेंट इन सेवरल प्रोविजंस बट अ मजिस्ट्रेट कैन इजीली ओवरराइड कंसेंट. मतलब कंसेंट लिया जा सकता है कुछ चीज़ों में कि भाई हम आपका डीएनए ले कि नहीं ले, लेकिन उस कंसेंट को भी मजिस्ट्रेट ओवरराइड कर सकता है. और ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं दी गई कि कौन सी कंडीशंस में ओवरराइड किया जा सकता है. तो बहुत ही वेग सा और अजीब सा ही ये प्रोविजन है जो कि काफ़ी कंसर्न्स जनरेट कर रहा है इस बिल को लेके. ठीक है. सो ये कुछ चीज़ें थी डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल के बारे में, और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें और गूगल करें और इसकी डेप्थ में जाएं कि ऐसी क्या ज़रूरत थी, व्हाट आर द डिमांड, ऐसी क्या थी, नीड क्या थी कि जिसकी वजह से डीएनए टेक्नोलॉजी बिल को लाया गया है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. ये क्वेश्चन भी कुछ 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 अपना पिछले उससे रिलेटेड है. ठीक है. इसके स्टेटमेंट्स हैं. It aims to sample and sequence 1 lakh genomes in the first phase from across India to arrive at a representative Indian genome. Second, it is inspired by the Human Genome Project. Our options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, and none of the above. Take a pause, think about it. Alright. पहला स्टेटमेंट अपना गलत है. अब यहाँ पे देखिए नंबर्स के साथ खेला गया है. वो ये है कि यहाँ पे 1 लाख जीनोम्स का यहाँ पे स्टडी नहीं होगी. ये सिर्फ 10,000 जीनोम्स की स्टडी होगी. ठीक है. तो यहाँ पे ये इसलिए गलत है. सेकंड, बोल रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से इंस्पायर हुआ है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज 2 ओनली. नाउ अब इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ जीन मैपिंग प्रोजेक्ट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक. ठीक है, याद रखिएगा. Second, it is the collaboration of 20 institutions, including the Indian Institute of Science and some IITs, will enable new efficiencies in medicine, agriculture and life sciences. फिर ये देखिए यहाँ पे 10,000 जीनोम्स को स्टडी किया जाएगा यहाँ पे. देन अब आपको देखना है कि जीन मैपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग में डिफरेंस क्या है. देखिए जीन मैपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग में क्या होता है कि जीन प्रोफाइलिंग जो होती है वो डीएनए के स्मॉल स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई करती है, बल्कि जो जीनोम मैपिंग होती है वो पूरे जीन, एंटायर जीन को सीक्वेंस करता है. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. दूसरी चीज़, जो जीन मैपिंग होती है ये साइंटिफिक और मेडिकल यूज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है, और डीएनए प्रोफाइलिंग इज जनरली यूज फॉर फॉरेंसिक एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. ऑलराइट. तो एक डिफरेंस भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आप सबके. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. Our statements are: AIIB has more than 80 member nations. Second, India is the largest shareholder in AIIB. And third, AIIB does not have any members from outside Asia. Our options are 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. अब देखिए ये क्वेश्चन प्रीलिम्स 2019 में आ गया था, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन. मैंने वहाँ से लेकर इसको कॉपी ही किया है. ये न्यूज़ में था ये बैंक, और मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू कि किस टाइप के स्टेटमेंट्स यूपीएससी पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. कोई चीज़ अगर आपको पढ़नी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो उसमें किस टाइप, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है ना. अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि अब इसमें ये नहीं बोला है कि एग्जैक्ट मेंबर है, इसमें स्टेटमेंट में आया है कि मोर देन 80 मेंबर्स हैं. इट कैन बी 90 ऑल्सो, इट कैन बी मोर देन 100 ऑल्सो. तो एक एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया हुआ है. एनीवेज देखते हैं. पहला स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है कि AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस, क्योंकि इसके अराउंड 105 मेंबर्स कंट्रीज हैं. देन इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB. दिस इज रॉन्ग. इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है. लार्जेस्ट शेयर होल्डर अपना चाइना है इसमें. ठीक है. थर्ड सेज दैट AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया. ये बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड स्टेटमेंट. आप खुद सोचिए, अगर 80 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो एशिया में इतनी कंट्रीज है ही नहीं अलोन कि 80 से ज़्यादा होंगी. तो एक
लॉजिक वाली बात है ना? तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो जाता है। अपना करेक्ट ऑप्शन है ए विच इज़ वन ओनली। अब इसके बारे में देखिए और चीज़ें देख लेते हैं। पहली बात तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन ने एक एमओयू साइन किया या लोन एग्रीमेंट साइन किया एआईबी के साथ फॉर $500 मिलियन यूएसडी का। एक मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसके लिए, इसलिए न्यूज़ में था। अब इस बैंक के बारे में देख लेते हैं। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन है सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया को इम्प्रूव करना। मतलब बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं एशिया की उनको इम्प्रूव करना है, डेवलप करना। देन ये 2015 दिसंबर में इस्टेब्लिश किया गया है ना। फिर इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग चाइना में, और दिसंबर में ये इस्टेब्लिश हुआ था पर इसके ऑपरेशंस जनवरी 2016 में स्टार्ट हुए थे। देन इसके 105 मैंने पहले बोला था, इसके 103 मेंबर्स हैं। आई गॉट कंफ्यूज अ बिट, ठीक है। देन इंडिया इज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस बैंक। फिर चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, अपन ने डिस्कस कर लिया है, विद 26.6% वोट, और इंडिया के पास 7.62% वोटिंग पावर है। फिर इंडिया इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एआईबी फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताइए। स्टेटमेंट्स आर इट हैज इट्स ओरिजिन इन द चैम्योंगडंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज near Mansarovar Lake. Second, most of the course of the Brahmaputra lies in Tibet. Third, it enters India through Sikkim. Our options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only. Take a pause, think about it. चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं जो कि बिल्कुल सही है कि इसका जो ओरिजिन है वो मानसरोवर लेक के पास, ये चैम्योंगडुंग ग्लेशियर है उसके पास से निकलता है, ठीक है। दिस इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र लाइज इन तिब्बत। अब हमको पता है कि ब्रह्मपुत्र इंडिया की रिवर है, बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ज़्यादातर कोर्स इसका तिब्बत में, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे इसको ज्वाइन करती हैं तिब्बत में। देन इट एंटर्स इंडिया थ्रू सिक्किम। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट डज नॉट एंटर इंडिया थ्रू सिक्किम, इट एंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक अपना नमछा बरवा करके एक अपना पीक है, वहाँ से ये सीधा सिंटेक्सियल बेंड है वहाँ पे, वहाँ से सीधा ये यू टर्न मारता है और इंडिया में एंटर करती है ये रिवर, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी विच इज़ 1 and 2 ओनली। अब ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने एक ब्रिज बनाया, एक रोपवे बनाया है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, विच इट ऑल्सो क्लेम्स इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रोपवे, जो असम गवर्नमेंट क्लेम कर रही है। अब इस रिवर के बारे में देख लेते हैं। अपन ने देख लिया कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है ना। फिर एक ही मरियम ला करके पास है जो इसको मानसरोवर लेक से सेपरेट करता है, सोर्स को, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र लाइज इन तिब्बत, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम है सांगपो, वहाँ पे सांगपो के नाम से जानी जाती है रिवर। एंड इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालय। जब तिब्बत से निकलती है तो वहाँ पे पैरेलल, जो जैसे हिमालयाज हैं तो इनके पैरेलल चलती है वहाँ से, ठीक है। फिर वहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश आता है ना, वहाँ पे एक नमचा बरवा करके एक वो है, पीक है, ये देखिए, तो सिंटेक्सियल बेंड है, वहां से यू टर्न मारती है। अब ये देखिए, ये जैसे नमछा बरवा है यहाँ पे, तो ये सिंटेक्सियल बेंड इसको बोलते हैं, बिल्कुल शार्प टर्न होता है साउथ का, तो यहाँ से एकदम से यू टर्न मार के वापस आती है, ठीक है। फिर ये इट इज जॉइंड बाय दिबांग, लोहित, कैनुला एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज एंड फाइनली फॉर्म्स द ब्रह्मपुत्र इन असम। जब इंडिया में अरुणाचल में ये एंटर करती है तो ये अरुणाचल प्रदेश की ये नदी है दिबांग, लोहित, ये वहाँ पे मिलते मिलते जब असम में एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र बनाती है। फिर वहाँ से ये बांग्लादेश में जाती है डुबरी के पास से, और वहाँ पे तीस्ता रिवर से मिलके ये वहाँ पे जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये तीस्ता रिवर पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, बाद में ये उससे वहाँ पे एक फ्लड्स आए थे काफ़ी, बहुत सेंचुरी अगो एटलीस्ट, और वहाँ पे इसका कोर्स बदल गया था तीस्ता रिवर का। पहले ये गंगा से मिलती थी, अब जाके ब्रह्मपुत्र से मिलने लगी है, ठीक है। अब इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं बुढ़ी, डिहिंग, ढांसरी, कलंग। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सुबानसिरी, कमेंग, मानस, संकोश। सुबानसिरी एक एंटी डिसेंट रिवर है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में आपको पता है 3 ही 4 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं अपने नॉर्थ के साइड, इंडस हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया, है ना। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विद रेफरेंस टू बॉन्डा ट्राइब, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द राइट ऑप्शन। ट्राइब्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में, तो ये पढ़ना और याद रखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को।
स्टेटमेंट्स आर इट इज वन ऑफ द पीवीटीजीज इन असम. पीवीटीजीज मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. इस पे क्वेश्चन भी आया था 2018 में, आई गेस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था पीवीटीजीज के ऊपर. ठीक है. सेकंड सेज दैट इट इज मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स. थर्ड, they are the first forest settlers in India. Our options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. Take a pause, think about it. All right. पहला स्टेटमेंट अपना रॉन्ग है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट अपना रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है अब देखते हैं. वो इसलिए है क्योंकि ये पीवीटीजी तो है, बट ये आसाम की नहीं है, ये ओडिशा की है. ये जो बॉन्डर ट्राइब है ये ओडिशा की है. इट इज़ वन ऑफ द 13 पीवीटीजीज इन ओडिशा. ठीक है. सेकेंड सेज दैट इट इज मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स. मतलब ये जो पूरा ग्रुप है उसका एक मेंबर है ये ट्राइब. दिस इज करेक्ट. थर्ड सेज दैट दे आर द फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर्स इन इंडिया. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. इनका माना जाता है कि ये अफ्रीका से आए थे. दीज आर वन ऑफ द फर्स्ट ट्राइब्स जो अफ्रीका से माइग्रेट करके इंडिया में आए थे और इंडिया में सेटल हुए थे. तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 2 and 3 विच इज़ ऑप्शन सी. अब इस के बारे में इस ट्राइब के बारे में और चीज़ देख लेते हैं. देखिए, ये उड़ीसा की 13 पीवीटीजीज में से एक है. फिर ये ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स का एक पार्ट है. एंड इट इज़ बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन ऑफ आउट ऑफ अफ्रीका अबाउट 60,000 ईयर्स अगो. फिर ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं प्राइमरली. देन ये जो लैंग्वेज बोलते हैं वो है रेमो. एक रेमो लैंग्वेज होती है वो बोलते हैं. और ये रेमो लैंग्वेज भी ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज का पार्ट है जिसको मुंडारी ग्रुप एक पीपल है ट्राइबल्स का वो बोलता है. मुंडा ग्रुप कहते हैं जिसको. फिर ये जो एक सोसाइटी है इनकी, ये एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है. मतलब इनकी जो विमेन होती हैं वो जो अपने से 5 से 10 साल छोटे मेन से शादी करना प्रेफर करती हैं ताकि जब वो बूढ़ी हो जाए तो उनका ख्याल रख सकें. देन विमेन जो होती हैं वो सेमी क्लैड होती हैं. और आपने देखा होगा कुछ फोटोज़ में कुछ ट्राइब्स में कि वो रिंग्स पहने रहते हैं गले में और हाथों में. तो उस टाइप की इनकी ड्रेसिंग सेंस होती है. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. विद रेफरेंस टू अर्थ कोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. ये अपना फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अर्थ कोर वन ऑफ द यूपीएससी फेवरेट. Our statements are it is made mostly of iron with the inner core being liquid and outer core being solid. ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो आप लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए. अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी भी अगर पढ़ ली है तो आपको ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए. सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट द सर्कुलेशन ऑफ दिस लिक्विड मेटल क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट्स एंड टर्न्स अर्थ इनटू अ जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट. और ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none of the above. ओके. पहला स्टेटमेंट आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा. इट सेज दैट इट इज़ मेड मोस्टली ऑफ आयरन. ये तो हम सबको पता है कि अपने कोर में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है. यहाँ तक तो सही चल रहा है. फिर विद द इनर कोर, अब आपको पता है कि अपना कोर के भी दो पार्ट है, इनर और आउटर. तो इनर कोर बीइंग लिक्विड एंड आउटर कोर बीइंग सॉलिड. मतलब ये बोल रहा है कि इनर कोर लिक्विड है और आउटर कोर सॉलिड है. ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है. इसलिए वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये उल्टा कर दिया गया है. जो इनर कोर है वो सॉलिड है और जो आउटर कोर है वो लिक्विड है. अब रीज़न क्या है. रीज़न ये है कि जो इनर कोर है वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इसके ऊपर, इतना ज़्यादा प्रेशर है. ड्यू टू हाई प्रेशर ये लिक्विड फॉर्म में बन ही नहीं पाता है जिसकी वजह से ये सॉलिड रहता है. और आउटर का सीन क्या है कि जो आउटर कोर है वहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ही, जैसे आपको पता ही है, जिसकी वजह से वहाँ ये सॉलिड फॉर्म में नहीं रह पाता और वहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में रहता है. तो इनर अपना सॉलिड फॉर्म में है और आउटर कोर अपना लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है. सेकंड सेज दैट द सर्कुलेशन ऑफ दिस लिक्विड मेटल क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट्स एंड थर्ड टर्न्स अर्थ इनटू अ जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट. अर्थ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो इस फिनोमिनन की वजह से होती है. दिस इज करेक्ट. और ऑप्शन इज बी विच इज 2 ओनली. अब इसके बारे में देखिए और चीज़ें देख लेते हैं. ये देखिए स्ट्रक्चर है अर्थ का. ये बाहर क्रस्ट हो गई, फिर उसके अंदर मेंटल आया. मेंटल में भी 2-3 पार्ट होते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, एस्थेनोस्फियर, है ना. फिर उसके नीचे आउटर कोर, इनर कोर. देखिए इनर कोर एक बॉल टाइप का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. ठीक है. दिस इज हार्ड सॉलिड. और यहाँ पे जो ये बाहर से बिल्कुल लिक्विड की तरह आउटर कोर है. ठीक है. फिर जो कोर है ये अपने अर्थ का 16% वॉल्यूम है, इसका जो रेशियो है अर्थ के साथ, और 33% ऑफ अर्थ्स मास. इतना ज़्यादा डिफरेंस है. फिर आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर सॉलिड, अपन ने डिस्कस कर ही लिया है. फिर द इनर कोर इज कंपोज प्राइमरली ऑफ आयरन. मतलब इनर कोर में 80% आयरन है, बाकी 20% निकल है. इसलिए इसको नीफे लेयर भी कई बार बोला जाता है. नी मतलब निकल, Fe मतलब इसका जो केमिस्ट्री का जो इसका एलिमेंट का फॉर्म है विच इज़ आयरन.
फिर अर्थ इनर कोर रोटेट स्लाइटली फास्टर रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द सरफेस। जो अंदर का कोर है ना, वो बाहर की जो ये अर्थ का क्रस्ट है, जो सरफेस है, उससे थोड़ा तेज रोटेट करता है। इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ट्रिवियल फैक्ट भी एक तरीके से मान लीजिए, ये याद रहना चाहिए। ठीक है। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली अर्थ इनर कोर इज ओल्डर देन प्रीवियसली डिटरमाइंड, फाइंड रिसर्चर्स, कुछ रिसर्चर्स ने फाइंड किया है कि इनर कोर है वो पहले से ज़्यादा पुराना है। पहले जो उन्होंने सोचा था, जो 567 मिलियन ईयर्स पुराना है, वो थोड़ा गलत है। अब वो हट के 1.3 बिलियन ईयर्स एगो कर दिया गया है। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to genetic engineering appraisal committee, which of the following statements is or are correct? Or statements are: in India, the genetic engineering appraisal committee is the apex body that allows for commercial release of GM crops. Second, it comes under the Ministry of Science and Technology. Our options are one only, two only, both one and two, and none of the above. GM genetic इंजीनियरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यस, इट इज़ दी एपेक्स बॉडी, और ये अलाउ करती है किसी भी कमर्शियल क्रॉप है, जो जीएम क्रॉप है, उनको अगर कमर्शियली बेचना है तो इस कमेटी की परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप इसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और सेकंड बोल रहा है कि जो ये कमेटी है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। ये थोड़ा यहाँ पे अगर किसी को क्लियर पता नहीं है तो इस पर कंफ्यूज हो सकता है, पर ये स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग है। इट डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है। आई नो ये थोड़ा अटपटा है ये, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में आता है। अब ये न्यूज़ में क्यों था? वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, विच इज़ वन ओनली। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली नो जेनेटिकली मॉडिफाइड सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिए गए हैं, जो फूड क्रॉप्स हैं जो इंपोर्ट करना है हम लोगों को 1 जनवरी 2021 से। मतलब इम्पोर्टर्स को कुछ सेट ऑफ क्रॉप्स हैं, 24 मेजर फूड क्रॉप्स हैं, जो इंपोर्ट करने से पहले उनको FSSAI के पास ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि जो ये मंगा रहे हैं वो उसमें कोई भी ओरिजिन उसका GM नहीं है और वो GM प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो कुछ जो क्रॉप्स हैं वो है एप्पल प्रोडक्ट्स हैं, एग प्लांट, मेज़, वीट, पाइनएप्पल, सोयाबीन, शुगर केन, टोमेटो, पोटैटो, राइस, ये सारे हैं उस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जिनके लिए अपने को ये सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। देन GM फूड इंपोर्ट्स रिक्वायर अप्रूवल्स अंडर 2 लॉज। अप्रूवल के लिए 2 लॉ के अंडर आप कर सकते हैं। एक है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट को चेक करता है, और दूसरा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ये चेक करता है कि इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हैं। ठीक है, ये हेल्थ इम्पैक्ट्स को असेस करने के लिए है, और ये वाला एक्ट है एनवायरमेंट इम्पैक्ट को असेस करने के लिए। देन GEAC कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, और ये एपेक्स बॉडी है। अनदर थिंग आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सिर्फ एक ही GM क्रॉप है जो अभी तक कमर्शियली अप्रूव्ड है, वो है BT कॉटन। BT ब्रिंजल का बात चल रहा है, बट अभी तक अप्रूव नहीं हुई है कमर्शियली इंडिया में सर्कुलेट करने की। और दूसरी चीज़, जब से BT कॉटन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, उसके बाद से 95% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया अंडर कॉटन इस अंडर BT कॉटन। मतलब 95% जितने एरिया में कॉटन अपन कल्टिवेट करते हैं वो सारा BT कॉटन के अंडर में है, 95%। तो देख सकते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा हाई हो जाती है किसी भी GM क्रॉप की। Now, moving on to our second last question of the day. AstroSat recently seen in news refers to A. Defense satellite, B. Communication satellite, C. Space observatory, and D. Space telescope. आपको बताना है कि इनमें से क्या है। ओके, अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है C, विच इज स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है अपने इंडिया की, अपने इसरो की है ये। ठीक है, आपको लगेगा कि ये नासा वगैरह की, बट नहीं, ये अपना इंडिया है, इंडिजीनियस है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ देख लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अ ग्लोबल टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सीज यूजिंग इंडियाज एस्ट्रोसैट। अपने इंडिया की ये ऑब्जर्वेटरी को यूज़ करके इन साइंटिस्ट ने अपनी वर्ल्ड की वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सीज को डिस्कवर किया है। फिर ये क्या है? ये एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसका एम है टू हैव मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर यूनिवर्स। अपने यूनिवर्स की और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। फिर ये नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में लॉन्च की गई थी। फिर ये यूनिवर्स को ऑब्जर्व करती है, ये करती है ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये फिर one of the unique feature is that it enables the simultaneous multi wavelength observations of various objects with single satellite। मतलब इसमें कोई कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट नहीं है, ये एक सिंगल सैटेलाइट का यूज करके ऑब्जर्वेशन करती है। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है।
It's not a telescope, but it's a satellite with the help of which we observe and get the more detailed view of our universe. All right. Now, our last question of the day is Namath Basai, a unique program of teaching tribal children in their mother tongue is launched by. आपको बताना है जो ये प्रोग्राम है ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है. ए कर्नाटका, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश एंड डी केरला. टेक अ पॉज. ऑलराइट, आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी. केरला ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें ट्राइबल चिल्ड्रंस को उनकी ही मदर टंग में पढ़ाया जाता है. और अभी रिसेंटली कोविड-19 के जो सीन चल रहा है उसके बीच में अभी इनको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है ये प्रोग्राम. और ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी बच्चों की अटेंडेंस इसमें काफ़ी अच्छी जा रही है, इसलिए न्यूज़ में था. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़ सेशन. I hope you guys like this lecture. Please share and subscribe and forward to your friends and families as much as possible to get updated to, the current affairs and news related to our UPSC examination and also for general trivial stuff as well. All right. Thank you guys.